Hello guys, welcome back you all to my YouTube channel. I'm here with second part of the human eye and the colorful world. In this second part, we'll study about defects of vision and the correction. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई और उसके फंक्शंस पढ़े थे. इस सेकंड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम कवर करेंगे कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं जो आइज़ में होते हैं और किस तरीके से उनको ठीक किया जा सकता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हम आँखों की किस तरीके से देखभाल करेंगे, कोशिश करेंगे किसी भी तरीके के डिफेक्ट हो ही ना जो बर्थ के बाद होते हैं, ठीक है, जो एक्वायर्ड होते हैं. सो लेट्स बिगिन विद सेकेंड पार्ट, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड करेक्शन. डिफेक्ट्स ऑफ विजन. सो इससे पहले हमने जो लेक्चर किया था वो लेक्चर किस चीज़ के ऊपर था, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, इट्स पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस. ठीक है, तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन. ठीक है, जो विजन डिफेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, डिसऑर्डर्स तो बहुत सारे हैं, बट हम कुछ कॉमन आई डिफेक्ट्स के बारे में बातें करेंगे. ठीक है, और वो कॉमन आई डिफेक्ट्स कौन कौन से होंगे ज़रा उनके बारे में देख लेते हैं हम. वो कॉमन आई डिफेक्ट्स होंगे, एक होगा मायोपिया, राइट, एक होगा हाइपरमेट्रोपिया, ओके, एक होगा एस्टिग्मैटिज्म, राइट, एक होगा प्रेसबायोपिया, राइट, और एक होगा कैटरेक्ट, और एक आई डिफेक्ट होगा ग्लूकोमा. ओके, नॉर्मली जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया का ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बट हम थोड़ा थोड़ा बाकियों के बारे में भी स्टडी करेंगे. ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा बाकियों के बारे में हम स्टडी करते हैं. तो मायोपिया को एक और नाम से जाना जाता है एंड दैट इज़ नियर साइटेडनेस. क्या बोलते हैं इसको, इसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं. ओके, हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस बोला जाता है. ये इनके कॉमन नेम्स हैं जिससे ये बड़े फेमस है. ओके, एस्टिग्मैटिज्म के लिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है. प्रेसबायोपिया को एक तरीके से हाइपरमेट्रोपिया बोल देते हैं, एक तरीके से, प्रॉपरली इसको हाइपरमेट्रोपिया नहीं कहा जा सकता है. ठीक है, कैटरेक्ट भी एज इट इज़ कहलाता है, ग्लूकोमा भी एज इट इज़ कहलाता है. तो अब वन बाय वन हम इन सब के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, वन बाय वन सबके बारे में स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं कौन सा वाला, सबसे पहले हम उठा लेते हैं मायोपिया. ठीक है, मैंने जस्ट आपको बताया कि मायोपिया किसको बोलते हैं, मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी बोला जाता है. मायोपिया को नियर साइटेडनेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नियर विजन जो होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखा जा सकता है. ठीक है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको क्लियरली विजुलाइज किया जा सकता है, वो आराम से दिख जाते हैं. बट जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स दूर रखे हुए हैं, उन फार ऑब्जेक्ट्स को विजुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. ठीक है, अनक्लियर होता है, या ये कह सकते हैं कि जो इमेज बनती है वो ब्लर्ड होती है, वो हमें ठीक से नज़र नहीं आती, धुंधली बनती है, जिसकी वजह से हमें ठीक से नज़र नहीं आ रहा, हम इजीली उसको नहीं देख पा रहे हैं. ठीक है, इसलिए हम उसको नहीं देख पा रहे हैं. इसका आउटकम क्या निकल के आ रहा है, दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम मायोपिया और नियर साइटेडनेस. ठीक है, एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, नॉर्मली जो ह्यूमन आई होती है उसका एक नियर पॉइंट होता है. नियर पॉइंट का मतलब है कि अगर हेल्दी ह्यूमन आई है, राइट, अगर हेल्दी ह्यूमन आई है तो कितनी दूर तक का ऑब्जेक्ट वो आसानी से देख सकती है. ठीक है, नियर पॉइंट का मतलब है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं या जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट पास से
देख रहे हैं तो हमें कितनी दूर उसको रखना है, कितनी डिस्टेंस पर अपनी आंखों से रखना है कि हमें वो चीज़ साफ नज़र आए, उसकी क्लियर इमेज हमारी आंखों में बने। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट। नॉर्मली जो हेल्दी आई होती है, नॉर्मली हेल्दी नॉर्मल आई होती है, उसकी डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर। कि अगर आप 25 सेंटीमीटर पर उस ऑब्जेक्ट को रखोगे तो आपको वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, तो याद ये रखना कि ये हेल्दी आई का नियर पॉइंट है, राइट, ये हेल्दी आई का नियर पॉइंट है। सबका अपना अलग अलग होता है। अगर कोई डिसीज्ड आई है तो उसका नियर पॉइंट हो सकता है 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी हो। ठीक है, उसका 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी नियर पॉइंट हो सकता है, तो ऐसा फिक्स नहीं है नियर पॉइंट 25 ही रहेगा। 25 सेंटीमीटर बोला हेल्दी आई के लिए। ओके, अब मायोपिया, ये तो हमें समझ आ गया भाई। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया होता है जिसमें पास के ऑब्जेक्ट्स तो साफ नजर आ रहे हैं, दूर के ऑब्जेक्ट साफ नजर नहीं आ रहे हैं। कारण क्या है, कॉजेस क्या है? तो पॉसिबल कॉजेस क्या हो सकते हैं इसके, वो देख लेते हैं। पॉसिबल कॉजेस क्या है जिसकी वजह से मायोपिया हो रही है, मायोपिया की कंडीशन जनरेट हो रही है, उसके पॉसिबल कॉजेस क्या है? तो उसके पॉसिबल कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? उसके पॉसिबल कॉजेस, पहला कि जो आई बॉल है, पहला कॉज है उसका, आई बॉल जो होती है वो आई बॉल लॉन्गर हो गई है। समझ रहे हो? नॉर्मली जो आई बॉल का साइज है वो नॉर्मल आई के मुकाबले थोड़ा सा लंबा हो गया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, राइट। जितनी बड़ी साइज की नॉर्मल ह्यूमन आई की आई बॉल होनी चाहिए उसके कंपैरेटिवली क्या हो गया है मायोपिया केस में, कि जो आई बॉल का साइज वो थोड़ा लॉन्गर हो गया, आई बॉल थोड़ी लंबी हो गई है, जिसकी वजह से क्या होगा, आई बॉल का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें कॉर्निया कॉन्वेक्स सरफेस हो गई है, उसके बाद लेंस बाई कॉन्वेक्स सरफेस हो गई है। कॉन्वेक्स की फीचर होती है कि लाइट को कन्वर्ज कराना, मीट कराना, एक फिक्स पॉइंट पर आकर उसको मीट कराना। तो नॉर्मली हेल्दी ह्यूमन आई जो होती है, नॉर्मल आई जो होती है, उस केस में क्या होता है कि जो लाइट होती है विद द हेल्प ऑफ कॉर्निया एंड आई लेंस रेटिना के ऊपर आकर कन्वर्ज होती है, मिलती है, राइट। नॉर्मल आई में ये केस होता है। बट जब भाई नॉर्मल आई का केस तब सक्सेसफुल है ना जब आई बॉल नॉर्मल आई के अकॉर्डिंग हो, पर इस केस में क्या हो जाता है, आई बॉल का साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आई बॉल का साइज बढ़ने की वजह से जो रेटिना पर कन्वर्ज होनी चाहिए थी वो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, तो एक पॉसिबल कॉज क्या हो गया कि आई बॉल का साइज जो था वो नॉर्मल के मुकाबले लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। दूसरा पॉसिबल कॉज क्या है, डिक्रीज इन फोकल लेंथ। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में फोकल लेंथ के बारे में थोड़ा सा बताया था, और वो फोकल लेंथ के बारे में मैंने बोला था कि जो आई लेंस है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है तो आई लेंस अपने आप को क्या करेगा, अपने आप को एक्सटेंड करेगा, खींचेगा, मतलब सिलियरी मसल्स के थ्रू आई लेंस को खींचा जाएगा, जिससे कि आई लेंस जो पहले इस तरीके का था, मिडल से थिक था और कॉर्नर से एजेस से क्या था, पतला था, अब क्या होगा, ज़्यादा खींचने की वजह से क्या होगा, आई लेंस मिडल से भी थिक होना शुरू हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर है तो उस हिसाब से ज़्यादा खिंचाव होगा, राइट। अब आप ये सोचो कि ये आई लेंस है, यहाँ पर रेटिना है, ठीक है, तो अभी आई लेंस काफ़ी थिक है मिडल से, तो ये लाइट को जब कन्वर्ज कराएगा इजीली रेटिना तक कन्वर्ज करा सकता है। बट अगर ये अपने आप को एक्सटेंड करता जा रहा है तो सोचो मिडल से इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी या कम होगी। तो यही जो डिस्टेंस जिस पर फोकस हो रही है लाइट, जहाँ आकर कन्वर्ज हो रही है यानी रेटिना पर, तो लेंस से रेटिना तक की डिस्टेंस अगर बढ़ रही है तो एक कंडीशन वो हो गई है, ठीक है, तो उस केस में हम बोलेंगे फोकल लेंथ बढ़ रही है। और अगर डिस्टेंस कम हो रही है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ कम हो रही है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। फोकल लेंथ कम क्यों हो रही है, क्योंकि आई बॉल तो लंबी हो रही है, ठीक है, नॉर्मल के मुकाबले, तो नॉर्मल के मुकाबले लंबी हो रही है, फोकल लेंथ घट रही है,
जिसकी वजह से क्या हम बोल सकते हैं कि आई जो है फुली रिलैक्स स्टेट में है। सिलियरी मसल जो कि आई लेंस को पकड़े हुए हैं वो भी बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो प्रॉब्लम कॉज होगी दैट प्रॉब्लम विल बी कॉल्ड एज मायोपिया। अब ज़रा इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। ठीक है, डायग्रामेटिकली अगर हम समझते हैं तो नॉर्मल जो आई होती है पहले उसका बनाते हैं। ये हो गया लेंस, ठीक है, ये हो गया कॉर्निया और ये बन गई पूरी आई बॉल। इसी टाइप से रफ स्ट्रक्चर्स हम लेके चलेंगे। ये लेंस को होल्ड करने वाली मसल्स हो गई हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा कि कहीं से लाइट आ रही है। नॉर्मल आई की क्वालिटी क्या है कि कहीं से लाइट आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है, ये सपोज करके चलते हैं। ठीक है, तो कॉर्निया के थ्रू लाइट गई, लेंस के थ्रू गई, रेटिना तक पहुंची। ठीक, और भी लाइट रेज आई। कॉर्निया की फीचर होती है कि लाइट को बैंड कराना शुरू करता है, तो ये बैंड कराएगा, फिर लेंस बैंड कराएगा और बैंड करा के लेंस के थ्रू वो लाइट रेटिना तक पहुंचेगी। ऐसे कोई और पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई थी, वो भी बैंड हुई और सीधा कहाँ जाके कन्वर्ज हुई, रेटिना के ऊपर। अल्टीमेटली ये हमारा रेटिना हो गया, रेटिना के ऊपर कन्वर्जिंग हो गई है, यानी इमेज जो बन रही है वो कहाँ बन रही है, वो यहाँ बन रही है। जहाँ पर लाइट्स आपस में मीट करती हैं वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, ठीक है, ये कहानी तब आती है जब आई है नॉर्मल। जब नॉर्मल आई है तब ये कहानी है। बट मायोपिक आई में क्या होता है, मायोपिक आई में होता है कि कॉर्निया हो गया, ये पूरी आई बॉल हो गई, ये लेंस हो गया। ठीक है, नॉर्मली मैंने क्या बोला, साइज बढ़ गया। सपोज ये साइज था पहले आई बॉल का। ठीक है, इसे हम लिख लेते हैं साइज ऑफ आई बॉल, नॉर्मल आई बॉल। ओके, ये साइज ऑफ नॉर्मल आई बॉल हो गया। और ये क्या हो गया, साइज ऑफ डिफेक्टेड आई, यानी कि मायोपिक आई बॉल। जो मायोपिक आई बॉल है ये उसका साइज हो गया। मैंने बोला ना, पॉइंट पहले ही बताया, आई बॉल का साइज बढ़ गया। तो नॉर्मली आई बॉल जो थी वो ये थी। इसको आप किसी और कलर से भी विजुलाइज कर सकते हो जो इजीली वो समझ आ जाए। जैसे मैं अगर ये कलर लेके चलूं, ठीक है, ये नॉर्मल आई का साइज था और जो पीछे वाला है वो मायोपिक आई का साइज हुआ। भाई फीचर क्या थी, फीचर तो ये थी ना कि रेटिना पर जाकर लाइट कन्वर्ज हो रही थी नॉर्मल आई के हिसाब से, राइट। तो ये लाइट रेडिएशन आई, ठीक, और कोई पैरेलल लाइट रेडिएशन आई, थोड़ी सी कन्वर्ज हुई, ये आई, ये लाइट रेडिएशन आई, ठीक। तो ये कहाँ पर, ये तो भैया फीचर के हिसाब से यहीं कन्वर्ज होंगी, रेटिना पर नॉर्मल आई बॉल के हिसाब से कन्वर्जेंस होगा। बट इसका रेटिना कहाँ है, इसका रेटिना मायोपिक आई का रेटिना यहाँ है। तो ये नॉर्मली जो लाइट रेडिएशंस है वो यहाँ पर कन्वर्ज होनी चाहिए थी। अगर यहाँ कन्वर्ज होती तो उस केस में इमेज यहाँ बनती। बट हो क्या रहा है, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज यहाँ बन रही है जहाँ पहले ही लाइट कन्वर्ज हो गई है, रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो गई। रेटिना से पहले कन्वर्ज क्यों हुई, क्योंकि लाइट तो लेंस के प्रॉपर्टी, कॉर्निया की प्रॉपर्टी के हिसाब से कन्वर्ज हो रही है ना। अब आई बॉल का साइज बड़ा हो गया, रेटिना दूर हो गया, तो इसमें उसकी क्या गलती है, राइट। तो इमेज यहाँ बन रही है जबकि बननी कहाँ चाहिए थी, यहाँ। तो इस इमेज का यहाँ पर जो इफेक्ट आपको नजर आएगा वो कैसा नजर आएगा, वो नजर आएगा ब्लर्ड। तो यहाँ जो इमेज बन रही है वो किस तरीके की बनेगी, फिर वो बनेगी ब्लर्ड इमेज। भाई ब्लर्ड इमेज, धुंधली इमेज बन रही है तो हमारी किस काम की, जब हमें ठीक से नजर ही नहीं आएगा, ठीक है, जब हमें ठीक से नजर नहीं आएगा तो हमें किस काम की। तो उस केस में हमें करेक्शन की ज़रूरत है। आप खुद बताओ अब यहाँ क्या करेक्शन हो सकता है, किस तरीके से हम इस लाइट को जो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो रही है, किस तरीके से हम उसे जो इसका मायोपिक आई का रेटिना है वहाँ कन्वर्ज करा सकते हैं जिससे क्लियर इमेज मिले हमें। एक ही तरीका है क्या भाई, आई बॉल के साइज को तो छोटा कर नहीं सकते, तो हमारे पास क्या तरीका है, तो हमारे पास एक ही तरीका है और वो तरीका क्या है, यूज ऑफ
स्पेक्टिकल्स, स्पेक्स का यूज़ करना, चश्मों का यूज़ करना या लेंस का यूज़ करना। एक तो ये लेंस है ही इसमें। अब हमें कैसे लेंस चाहिए जो बाहर हम चश्मों में लगाते हैं, जैसे डायरेक्ट अब तो कॉर्निया के ऊपर लगाने वाले लेंस आ गए हैं। तो हमें कोई ऐसा लेंस चाहिए जिस लेंस की प्रॉपर्टी क्या होगी, जो लाइट को यहाँ कन्वर्ज नहीं होने दे, थोड़ा और पीछे जाकर कन्वर्ज कराए। और जब वो थोड़ा और पीछे जाके कन्वर्ज करवाए तो इतना कन्वर्ज कराए कि वो मायोपिक आई के रेटिना तक पहुँच जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए ये है कि भाई स्पेसिफिकली हम दो तरीके के लेंसेज पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम कॉनकेव लेंस और एक पढ़ते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस, राइट। कॉनकेव की फीचर होती है कि वो लाइट को डाइवर्ज कराने का काम करता है, बिखेरने का काम करता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स की फीचर होती है, यहाँ भी तो कॉन्वेक्स है ना, ये भी कॉन्वेक्स सरफेस हो गई। और कॉन्वेक्स की फीचर होती है कि वो लाइट को एक पॉइंट पे मिलाने की कोशिश करता है, कन्वर्ज कराने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हमें यहाँ किस लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, हमें यहाँ किसी ऐसे लेंस की ज़रूरत पड़ेगी जो पहले बाहर से ही लाइट को बिखेर दे, और जब बाहर से बिखरी हुई लाइट अंदर जाएगी तो वो दूर जाकर कन्वर्ज होगी। अब वो दूर जाकर जो कन्वर्ज होगी वो दूरी क्या होगी, वो दूरी होगी मायोपिक आई का रेटिना, ठीक है। चलिए करेक्शन बनाते हैं इसका। तो मायोपिक आई का अब हम करेक्शन अगर बनाए तो हम क्या यूज़ करेंगे अब, तो उस करेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे क्या, कॉनकेव लेंस। तो इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस यूज़ करके, कॉनकेव लेंस हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज करता है, बिखेरता है, ठीक है। तो जब पहले से लाइट को डाइवर्ज कर दिया जाएगा तो वो आसानी से क्या होगी, वो दूर तक फैलकर फिर वो कन्वर्ज होगी मायोपिक आई के रेटिना पर, ठीक है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब लाइट किस तरीके से पहुंचेगी, अब लाइट देख लेते हैं। एक सिंगल जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वो तो ऐसे ही गई, राइट। एक चीज और रह गई है, जो नॉर्मल आई बॉल थी, ठीक है। ये तो मायोपिक आई बॉल का साइज हो गया ना, जो बाहर वाली सरफेस हो गई, ये हो गई नॉर्मल आई बॉल, ठीक है। इसको दोबारा लिख देती हूँ, मायोपिक आई बॉल, ठीक है। और ये है हमारी नॉर्मल आई बॉल, राइट। तो पहले तो भाई लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, पैरेलल जो बीम है, ये पाथवे होता है कि जो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चल रही है, तो वो उसी रास्ते से वापस भी आ जाती है, ठीक है। और जो लाइट रेडिएशंस आएंगी, जैसे कि एक लाइट रेडिएशन ये आई, एक लाइट रेडिएशन ये आई, तो थोड़ी सी कन्वर्ज होकर यहीं से ही चलेंगी, थोड़ा सा इनका कन्वर्जेंस यहीं से डाइवर्जेंस यहीं से शुरू हो जाएगा, नॉट कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, यहीं से बिखरना, यहाँ से थोड़ा सा बिखर के जब लेंस के ऊपर आएंगी तो ये लेंस आसानी से इसको मायोपिक आई के रेटिना पर फोकस कर पाएगा, ठीक है। और जब यहाँ लाइट फोकस होगी तो यहाँ पर बनेगी क्लियर इमेज। कोई डाउट, क्लियर। तो करेक्शन के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, करेक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड स्टार्ट करें, चलिए सेकेंड स्टार्ट करते हैं। सेकेंड है क्या, सेकेंड है फार साइटेडनेस। सेकेंड है हमारे पास, या हम लिख देते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को और क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस,
यानी कि दूर का तो साफ नजर आ रहा है, पास का साफ नजर नहीं आ रहा है। समझ रहे हो? फार साइटेडनेस इसको बोलते हैं। फार साइटेडनेस में क्या होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, अनक्लियर, साफ नजर नहीं आएगा। और जबकि फार ऑब्जेक्ट जो होगा, जो दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, वो क्लियर नजर आएगा। ठीक है। अब इसके पॉसिबल कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, किस लिए हुआ ऐसा, है ना? सवाल तो ये खड़ा होता है क्यों हुआ। तो इसके भी पॉसिबल कॉजेस देख लेते हैं। पॉसिबल कॉजेस इस केस में जो होंगे, वो पॉसिबल कॉजेस में फर्स्ट आ जाता है हमारे पास वही पहला पॉइंट जो मायोपिया में लिया था, वही बात आएगी, आई बॉल। राइट, वही बात करोगे। यहाँ पर आई बॉल का साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा आई बॉल इज शॉर्टर देन नॉर्मल। नॉर्मल के मुकाबले आई बॉल जो होती है वो शॉर्टर हो जाती है, छोटी हो जाती है। याद रखिएगा इस बात को। आई बॉल मायोपिक केस में क्या हो रहा था, बड़ी हो रही थी, और हाइपरमेट्रोपिया में आई बॉल छोटी हो रही है। ठीक है। और दूसरा डिफरेंस क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बढ़ जाती है क्योंकि दूर की चीजें क्लियर नजर आ रही हैं, तो यहाँ पर फोकल लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, जब आई फुली रिलैक्स्ड है उस केस में फोकल लेंथ बढ़ जाती है। दिस इज द मेजर कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब आप खुद सोचो, आई बॉल छोटी हो गई है, यानी उसका रेटिना, एक्चुअल नॉर्मल आई का जो रेटिना होता है वो तो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर होता है, इसका रेटिना कहाँ होगा, थोड़ा उस फिक्स से पहले होगा। तो अब इमेज या लाइट जो कन्वर्ज होगी वो कहाँ कन्वर्ज होगी, वो लाइट कन्वर्ज होगी रेटिना के पीछे, क्योंकि वो तो नॉर्मल आई के हिसाब से कन्वर्ज होगी ना। तो इसका रेटिना तो थोड़ा आगे है, तो लाइट कहाँ जाके कन्वर्ज हो रही है, लाइट कन्वर्ज हो रही है रेटिना के पीछे जाके। अब हमें क्या करना होगा उसके करेक्शन के लिए, हमें कोई ऐसा लेंस यूज करना होगा जो उस लाइट को रेटिना के पीछे कन्वर्ज ना करा के रेटिना से पहले कन्वर्ज, मतलब रेटिना पर कन्वर्ज करा दे। यही तो काम करना पड़ेगा हमें। सोचो सोचो अब क्या इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक, तो इतने में डायग्राम बनाती हूँ, आप सोचो। हाइपरमेट्रोपिक आई का डायग्राम बना रही हूँ सीधा मैं। ये बन गई आई, ये हो गया इसका लेंस। ठीक है, अब किस तरीके से काम हो रहा है वो देख लेते हैं। छोटी हुई है तो उस केस में अगर मैं बात करूं तो एक ये ले ली मैंने, एक रेटिना। ठीक है, तो ये वाली हो गई रेटिना ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है, ये किसका रेटिना है, ये रेटिना है नॉर्मल आई का, रेटिना ऑफ नॉर्मल आई। राइट, अब जरा देखते हैं क्या हुआ। लाइट रेडिएशंस आई, ठीक है भाई, लाइट रेडिएशंस कहाँ जाकर कन्वर्ज होंगी, नॉर्मल आई के अकॉर्डिंग होंगी। तो ये लाइट रेडिएशन आई यहाँ पर रेटिना पे, नॉर्मल आई की रेटिना तक पहुंची वो। ठीक है, ये विजुलाइज नहीं होता है नॉर्मल आई का, हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई डाउट मत रखना बेटा। ठीक, दूसरी लाइट रेडिएशन हम जो एज्यूम करके चल रहे हैं वो ये आई, एक और लाइट रेडिएशन जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो ये आई। ठीक है, अब ये कहाँ जाकर कन्वर्ज हो रही है, सीधा नॉर्मल आई के रेटिना पर जाकर कन्वर्ज हो रही है। ऑफ कोर्स यही इमेज बनेगी।
ठीक, इमेज कहाँ बन रही है? इमेज फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। इमेज कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है यहाँ पर भाई। पर यहाँ की जो इमेज होगी वो कैसी होगी? यहाँ कोई रेटिना थोड़ी है भाई, बताओ। तो यहाँ की इमेज कैसी होगी? ब्लर्ड, क्योंकि स्क्रीन तो आगे रह गई हाइपरमेट्रोपिक आई में। ठीक है, ये तो इमेजिनरी स्क्रीन है, हम कंपेयर कर रहे हैं सिर्फ। तो स्क्रीन तो आगे रह गई, रेटिना। तो रेटिना से पीछे जाके लाइट कन्वर्ज हो रही है, तो यानी कोई स्क्रीन तो है नहीं, एक रफ आइडिया हमें मिल रहा है। इसीलिए यहाँ जो इमेज बन रही है वो किस तरीके की बन रही है? ब्लर्ड। समझ आया? अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना है कि यहाँ हम कोई ऐसा लेंस यूज करें जो उस लाइट की कन्वर्जेंस पहले ही करा दे, उस लाइट को इतना आगे जाने ही ना दे। राइट? तो हम क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ यूज करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हम कोई ऐसा लेंस यूज करें जो लाइट को इकट्ठा करने का काम करता है, ना कि बिखेरने का काम करे। और इकट्ठा करने के लिए कौन सा लेंस है हमारे पास? जो लाइट को पहले ही कन्वर्ज करा देता है। तो ऐसा कौन सा लेंस है हमारे पास? सोचो सोचो। ऐसा लेंस है हमारे पास कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स की तो फीचर ही होती है लाइट को इकट्ठा कराने की। ठीक है, तो हम यहाँ कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। यानी जो चश्मे बनेंगे वो कौन से लेंस के बनेंगे? कॉन्वेक्स के। तो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट तो ये गई, सीधा आई के रेटिना पर पहुंची, हाइपरमेट्रोपिक आई के रेटिना पर। और जो लाइट्स आई, जैसे एक लाइट रेडिएशन ये आई, एक लाइट ये, तो ये पहले से ही लाइट को कन्वर्ज कराना शुरू कर देगा, जिससे आई लेंस को आसानी रहे उस लाइट को कन्वर्ज कराने में। ये हो गई कन्वर्ज, यहाँ तक। यहाँ आगे कन्वर्ज हो गई है, इसी के रेटिना पर हुई है, तो यहाँ जो बनेगी वो कैसी इमेज बनेगी? क्लियर इमेज बनेगी। कोई डाउट? कोई डाउट? बस ये याद रखना कौन सा लेंस हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसकी फीचर याद रहेगी तो प्रोसेस याद रहेगा, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अंडरस्टूड? हाइपरमेट्रोपिया बिल्कुल क्लियर है। कॉन्वेक्स लेंस हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कहीं लिख देते हैं hypermetropia can be corrected by using convex lens. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की फीचर क्या होती है? लाइट को कन्वर्ज करा देता है, ये लाइट को कन्वर्जिंग प्रोसेस में सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एस्टिग्मैटिज्म। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? एस्टिग्मैटिज्म, थर्ड। ठीक है, थर्ड हमारे पास आ जाता है एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म में क्या होता है? ये होती है कि जब कॉर्निया या लेंस, कॉर्निया हमें पता है कॉर्निया भी कॉन्वेक्स सरफेस होती है, ठीक है, और लेंस की बाई कॉन्वेक्स सरफेस होती है। जब कॉर्निया की या लेंस की जो स्ट्रक्चर है, कर्वेचर है, जब वो गड़बड़ा जाए, ठीक है, जब वो स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाए तो जो प्रॉब्लम कॉज होती है दैट इज कॉल्ड एज एस्टिग्मैटिज्म। ठीक है, लिख देती हूं मैं इसे। ये क्यों होती है? ये होती है ड्यू टू इर्रेगुलर कर्वेचर, ड्यू टू इर्रेगुलर कर्वेचर ऑफ कॉर्निया और लेंस। यानी कि हमें पता है कि चाहे कॉर्निया हो चाहे लेंस हो, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होती है, इनका कर्वेचर कैसा होता है? कॉन्वेक्स। बट एस्टिग्मैटिज्म में क्या हो?
कॉन्वेक्स की जगह सर्कुलर, सिलेंड्रिकल, या स्क्वायर शेप, इस टाइप से, मतलब डिफरेंट, कॉन्वेक्स को छोड़कर कोई भी स्ट्रक्चर अगर हो जाती है, इसका कर्वेचर बदल जाता है, तो उस केस में क्या है भाई, कॉन्वेक्स की तो फीचर है लाइट को कन्वर्ज कराने का, रेटिना पर फोकस कराने का। अगर वो कॉन्वेक्स ही नहीं होगा, कोई और होगा, तो भाई उसको वो रेटिना पर फोकस कभी लाइट को करवा ही नहीं पाएगा। और जब लाइट फोकस ही नहीं होगी तो इमेज कैसे बनेगी, समझ रहे हो? तो इमेज कैसे बनेगी? इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट? या जो इमेज बनेगी वो इतनी अनक्लियर, इतनी धुंधली, ऑलमोस्ट ना के बराबर होगी, ब्लर्ड इमेज का फॉर्मेशन होगा, उस इमेज का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? उस इमेज का कोई मतलब नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, एस्टिग्मेटिक जो आई होती है उसमें कॉर्निया लेंस या दोनों का या किसी एक का कर्वेचर अगर बदल जाता है तो उसकी वजह से लाइट प्रॉपरली रेटिना पर फोकस नहीं हो पाती है, और जब प्रॉपरली रेटिना पर फोकस नहीं होती तो क्लियर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता, या हम कभी ये भी कह सकते हैं कि इमेज बन ही नहीं पा रही है, बन रही है तो बहुत धुंधली बन रही है, वो किसी काम की नहीं है। तो इसको करेक्ट करने के लिए अगर किसी को एस्टिग्मेटिज्म हो गया है तो उसका करेक्शन कैसे होगा, तो उसके करेक्शन का भी तरीका है। उसके करेक्शन का तरीका भाई हम समझ रहे हैं ना, कॉन्वेक्स शेप नहीं है, कुछ भी है पर कॉन्वेक्स नहीं है, तो उसके करेक्शन का एक ही तरीका है, इट इज़ करेक्टेड बाय सिलेंड्रिकल ग्लासेस, ठीक है? सिलेंड्रिकल ग्लासेस के थ्रू इसको करेक्ट कर सकते हैं। अब ज़रा देखें डायग्रामेटिकली किस तरीके से काम करेंगे। नॉर्मल आई का आपको पता है कहाँ उसका फॉर्मेशन होता है, बट उसका करेक्शन की हम बात कर रहे हैं। एस्टिग्मेटिज्म में करेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए आई हुई लेंस हो गया, ठीक है? उससे पहले आपको कैसे लगाने होंगे, सिलेंड्रिकल ग्लासेस, ठीक है? सिलेंड्रिकल ग्लासेस होंगे इस तरीके के, राइट? ये सिलेंड्रिकल ग्लासेस हो गए जिसमें अलग अलग शेप की, यानी आपकी लेंस और कॉर्निया में जो भी इरेगुलर कर्वेचर हुआ है, जिसकी भी शेप गड़बड़ाई है, उसकी शेप के अकॉर्डिंग आपको सिलेंड्रिकल ग्लासेस लगाने होंगे जैसे रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है? ये चीज़ है कि सिलेंड्रिकल ग्लासेस में मेन फीचर किसकी होगी, कॉन्वेक्स की होगी, कि जो भी आप सामने लगाओगे वो कॉन्वेक्स हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो इजीली कन्वर्ज कर पाएगा रेटिना के ऊपर। जैसे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ये पहुंची, ठीक है? और जो बहुत सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स आएंगी, जैसे एक ये आई, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ये आई, तो इजीली ये एस्टिग्मेटिक आई के रेटिना पर कन्वर्ज हो पाएगी, और यहाँ पर कैसी इमेज बनेगी, यहाँ पर बनेगी शार्प इमेज, ठीक है? कब? जब आपने सिलेंड्रिकल ग्लासेस यूज़ किए हैं, ठीक है? जब सिलेंड्रिकल ग्लासेस आपने यूज़ किए हैं तब आपकी वो जो भी आपने सिलेंड्रिकल ग्लास लगाया वो ईजिली लाइट को रेटिना पर कन्वर्ज कराने का काम कर पाएगा। ओके, अंडरस्टूड? नेक्स्ट हमारे पास डी आ जाता है, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया की स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं पर प्रेस BIO है, कहीं कहीं पर BYO है, ठीक है? तो दोनों ही स्पेलिंग्स करेक्ट है, ठीक? प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया को एक और नाम से जाना जाता है, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओल्ड साइटेडनेस। इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओल्ड साइटेडनेस, ठीक है? कि एज्ड में जब कोई प्रॉब्लम होती है, ओके, उम्र बढ़ने के साथ जो प्रॉब्लम होती है, काफ़ी एज होने के बाद जो प्रॉब्लम होती है, दैट इज कॉल्ड एज ओल्ड साइटेडनेस, ठीक है? तो प्रेसबायोपिया को हम और क्या कहते हैं, प्रेसबायोपिया को हम ओल्ड साइटेडनेस भी कहते हैं। अब इस डिफेक्ट में क्या होता है, इस डिफेक्ट में क्या होता है,
ड्यू टू विच, इसके अंदर है ड्यू टू विच an old person, due to which an old person cannot read and write. जो बुजुर्ग है वो पढ़ या लिख नहीं पाते हैं ड्यू टू दिस डिफेक्ट। कंफर्टेबली, आराम से, उनको प्रॉब्लम होती है पढ़ने में और लिखने में। दिस इज द मेजर कॉज और मेजर फीचर और मेजर सिम्टम ऑफ प्रेसबायोपिया। ठीक है, क्योंकि ये बुजुर्गों में ज़्यादा कॉमन है, इसीलिए इसको ओल्ड साइटेडनेस भी बोलते हैं। बट अब इसके केसेस यंग वंस में भी नज़र आ रहे हैं। यंग वंस में नज़र क्यों आ रहे हैं? यंग वंस में इसलिए नज़र आ रहे हैं ड्यू टू मोर यूज़ ऑफ मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मोर देन नियर पॉइंट ऑफ द आई। जो आई का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा पास किसी ऑब्जेक्ट को रखने से, उसको देखने से ज़्यादा देर, तब हमारी जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रेसबायोपिया कंडीशन सब यंग वंस में भी नज़र आ रही है। ठीक है, और हम इसको कह देते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस। लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लेंस प्रेसबायोपिया की प्रॉब्लम देखी गई है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से? इसकी वजह से प्रॉब्लम है पढ़ने और लिखने में। इट क्रिएट्स डिफ़िकल्टी इन फोकसिंग ऑन नियर ऑब्जेक्ट्स। मेजर जो प्रॉब्लम इसमें होती है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने में होती है। ठीक है, समझ आ गया? अब अगर किसी को प्रेसबायोपिया हो गया है तो उसके लिए क्या तरीका है जिससे कि उसको किसी भी तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी बताया आपको कि कौन से ऑब्जेक्ट्स को देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को, पास के ऑब्जेक्ट्स को। तो थोड़ा सा रिलेट करो, पास के ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने कौन सा साइड इफेक्ट पढ़ा था? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, यस सेकंड वाला, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया में भी तो यही था कि दूर की चीज़ें तो क्लियर नज़र आ रही है, पास की देखने में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके करेक्शन के लिए हमने क्या यूज़ किया था? कॉन्वेक्स लेंस। वही प्रॉब्लम यहाँ है प्रेसबायोपिया में। यहाँ हम पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पास की देखने में प्रॉब्लम है, पास और दूर दोनों के में प्रॉब्लम होती है, पर सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो पास के देखने में होती है। तो उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? जो हाइपरमेट्रोपिया में यूज़ किया था। क्या यूज़ किया था हाइपरमेट्रोपिया में? कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर ऐसे स्पेक्ट्स बनाए जाएंगे जिनमें कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ किया जाए। ठीक है, और एक स्पेशलाइज्ड लाइन भी याद रखिएगा, इसका लिख देती हूँ मैं उस लाइन को भी। द कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, द कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, the cause of hypermetropia is decrease in length of eyeball। eyeball छोटी हो जाती थी, यही तो प्रॉब्लम थी हाइपरमेट्रोपिया में। या फिर और इंक्रीज इन फोकल लेंथ, इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ये प्रॉब्लम हो रही थी हाइपरमेट्रोपिया में। बट द कॉज ऑफ प्रेसबायोपिया, पर प्रेसबायोपिया के केस में क्या कॉज है? बट द कॉज ऑफ प्रेसबायोपिया इज ओनली, क्या चेंज आ रहा है प्रेसबायोपिया में? इंक्रीज इन फोकल लेंथ। आई बॉल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो बढ़ रही है। ठीक है, आई बॉल जो है, वेयर एज
आई बॉल हैज़ नॉर्मल लेंथ, जैसे नॉर्मल ह्यूमन आई की साइज होता है आई बॉल का, उसी तरीके से इसकी भी आई बॉल नॉर्मल है, सिर्फ बदला है तो क्या बदला है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, समझ आ गई बात? इतने में कोई डाउट हो तो बताइए। ओके, अब इसका करेक्शन क्या है, करेक्शन भी देख लेते हैं। इसका करेक्शन क्या है, इसका करेक्शन सिर्फ एक ही है, करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्या करेक्शन है, करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। हम इसको कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करके, यानी जो भी चश्मे बनाए जा रहे हैं उनमें अगर कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाए, या डायरेक्ट अब तो कॉर्निया के हिसाब से लेंस आने लगे हैं, अगर ऐसा कोई तरीका आपके पास है तो उस केस में कॉन्वेक्स लेंस अगर यूज़ करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करने से फ़ायदा ये होगा कि प्रेसबायोपिया की प्रॉब्लम को ख़त्म तो नहीं कर सकते बट काफ़ी हद तक ये आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? इसके लिए स्पेशली आपको कोई डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही हाइपरमेट्रोपिक आई की तरह है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेंस यूज़ करना है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ क्या है हमारा, कैटरैक्ट। दैट इज सो कॉमन। कैटरैक्ट को मोतियाबिंद भी कहा जाता है। ठीक है, कैटरैक्ट को मोतियाबिंद भी कहा जाता है हिंदी में। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैटरैक्ट। ठीक है, कैटरैक्ट में क्या होता है, कैटरैक्ट में क्या होता है, कैटरैक्ट में जो लेंस होता है वो ओपेक हो जाता है। कैटरैक्ट में क्या होता है, जो लेंस होता है वो कैसा हो जाता है, ओपेक हो जाता है। ओपेक हो जाता है मतलब लेंस के ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो पहले लेंस आपका ट्रांसपेरेंट था उसको ट्रांसपेरेंट नहीं रहने देता, उसको धुंधला बना देता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, कैटरैक्ट में लेंस बिकम्स ओपेक। इसमें जो लेंस होता है हमारा वो ओपेक हो जाता है। क्यों होता है, ड्यू टू डिसीज, या तो कोई बीमारी हो गई हो, ठीक है, या फिर एज की वजह से। ठीक है, या तो कोई बीमारी हो गई हो या एज की वजह से, दोनों में से कोई भी फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से कैटरैक्ट की प्रॉब्लम देखी गई है। ठीक है, ओके। इससे क्या हो सकता है, इट लीड्स टू ब्लाइंडनेस, अंधापन, दिखना बंद हो जाएगा, बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएंगे। तो इसकी वजह से ब्लाइंडनेस कॉज हो सकती है अगर इसे टाइमली ट्रीट नहीं किया गया है। ठीक है, धीरे धीरे करके जो विजन होता है, जो रोशनी होती है आंखों की, वो कम होने शुरू हो जाती है और बहुत जल्दी टोटल लॉस ऑफ विजन हो जाता है। ठीक है, अब इसको सही करने का क्या तरीका है, करेक्शन भी तो होगा इसका, ऑफ कोर्स होगा करेक्शन। इसको भी सही करने का तरीका है। इसको सही करने का तरीका क्या है, सर्जरी। इसको सही करने का तरीका है कैटरैक्ट सर्जरी। इसको आप कैटरैक्ट सर्जरी के थ्रू सही कर सकते हैं। कैटरैक्ट सर्जरी के थ्रू इसको सही करना पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसमें, can be corrected by removing the lens, can be corrected by removing the lens and wearing suitable glasses। ज़रूरत के हिसाब से जैसे डॉक्टर बोले वैसे ग्लासेस, चश्मे चढ़वा लिए जाएं, या फिर और बाय
और बाय रिप्लेसिंग डिफेक्टिव लेंस, जो आंखों का डिफेक्टिव लेंस है, जो आंखों का डिफेक्टिव लेंस है उसी को बदलवा दिया जाए विद द नॉर्मल लेंस, सही लेंस के साथ। सही लेंस कहाँ से आएगा? दुकान पे तो मिलता नहीं है। सही लेंस आएगा किसी डोनर से। जैसे कुछ लोग अपनी मर्जी से बोलते हैं ना, जब मैं मर जाऊं तो मेरी आंखों को डोनेट कर देना, तो वो कहलाता है डोनर। तो डोनर की वजह से आपको नई रोशनी मिल सकती है, ठीक है, इट इज़ पॉसिबल। तो कैटरेक्ट में लेंस जो है ओपेक हो जाता है, बट लेंस के साथ साथ एक और भी बात है, क्या है? कॉर्निया में ऑल्सो बिकम ओपेक। कॉर्निया भी ओपेक हो सकता है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो कॉर्निया भी ओपेक हो सकता है, धुंधला हो सकता है, जिसकी वजह से बाहर से ही लाइट ठीक से अंदर नहीं जाएगी। तो लेंस क्या करेगा? बाहर से भी लाइट ठीक से नहीं आ रही है, लेंस भी आपका ओपेक हो गया है, वो उसके पास जो थोड़ी बहुत पहुंचती वो आगे की एक्टिविटी परफॉर्म करता, वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक सीरियस कंडीशन है, ठीक है। इस कंडीशन को, दिस सीरियस कंडीशन, इसमें क्या कर सकते हैं? इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अगर आपने देखा हो तो। दिस सीरियस कंडीशन कैन बी करेक्टेड बाय ग्राफ्टिंग। फर्स्ट लेक्चर में ही था, ग्राफ्टिंग अ न्यू कॉर्निया। अगर कोई डोनर मिल जाए तो जो ओपेक कॉर्निया है, डिफेक्टिव कॉर्निया है, उसको हटाकर उसकी जगह डोनर का सही कॉर्निया लगाया जा सकता है, ठीक है। ग्राफ्टिंग पॉसिबल है। मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉर्निया और लेंस की ग्राफ्टिंग पॉसिबल है क्योंकि दोनों में बहुत कम, ना के बराबर ब्लड सप्लाई होती है, इसलिए टिश्यू रिजेक्शन की प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, ईजिली इनका ट्रांसप्लांट पॉसिबल है, ठीक है। इसीलिए कैटरैक्ट में आज के समय में ये तो नहीं बोल सकते कैटरैक्ट ट्रीटेबल नहीं है। कैटरैक्ट ऑफ कोर्स ट्रीटेबल है, इसको ट्रीट किया जा सकता है कैटरैक्ट सर्जरी के थ्रू, या सुइटेबल ग्लासेस आप यूज़ कर लो। अगर आपको स्टार्टिंग है तो वो तब भी ठीक हो सकता है, बट अगर कॉर्निया भी गड़बड़ आ गया तो कॉर्निया के लिए भी आपको ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ेगा हेल्दी डोनर का, यानी हेल्दी कॉर्निया लेना होगा किसी डोनर का, उसको आप अपने डिफेक्टिव कॉर्निया से रिप्लेस करा सकते हो, ठीक है। कोई डाउट? चलिए अब आ जाता है 6th पॉइंट एंड द लास्ट कॉमन आई डिफेक्ट, एंड दैट इज क्या? ग्लूकोमा। ग्लूकोमा बहुत सिंपल सा है। ग्लूकोमा विट्रस ह्यूमर का फंक्शन मैंने आपको बताया था कि जैसे बलून में पानी भरते हैं तो एक प्रॉपर शेप आ जाती है बलून की, उसी तरीके से विट्रस ह्यूमर होता है कि आई बॉल को एक प्रॉपर शेप में रखने के लिए विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। साथ के साथ उसमें ब्लड सप्लाई होती है, तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है इंटरनल सेल्स को, इंटरनल टिश्यूज़ को, ठीक है। तो ग्लूकोमा में क्या होता है? ग्लूकोमा में होता है जब विट्रस ह्यूमर हद से ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे। जब विट्रस ह्यूमर हद से ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे तो उस टाइम क्या होता है, जो आई की इनर वॉल है यानी रेटिना, उसके ऊपर एक प्रेशर जनरेट होने लगता है। उस प्रेशर की वजह से क्या होता है? उस प्रेशर की वजह से रेटिना या आसपास की जो डेलिकेट सेल्स हैं वो उनके ऊपर दबाव पड़ता है, वो क्रश होना, डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस कॉज होती है, ठीक है। तो ग्लूकोमा क्या है? ओवर प्रोडक्शन ऑफ vitreous humor. It is overproduction of vitreous humor, right? It is overproduction of vitreous humor that increases pressure in the eye, that increases pressure in the eye, and this
crushes the delicate cells of the रेटिना। रेटिना की जो डेलिकेट सेल्स होती है ये उसको डैमेज करना शुरू कर देता है, ठीक है। कॉजिंग ब्लाइंडनेस, अंधापन हो सकता है जिसकी वजह से, कॉजिंग ब्लाइंडनेस। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ग्लूकोमा, ठीक है। इसका करेक्शन क्या है भाई? नॉर्मली ग्लासेस से तो इसका काम चलेगा नहीं, इसके करेक्शन का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? वो तरीका है कि प्रॉपर तरीके से डॉक्टर्स को दिखाओ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, वो प्रॉपर दवाइयाँ देगा तो उस दवाइयों से इसको ट्रीट किया जा सकता है। बट वही है कि आपको पंक्चुअल बनना पड़ेगा, जो टाइम शेड्यूल उसने दिया उस हिसाब से लो, और जो भी खर्चा आता है वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। इतने में कॉमन डिफेक्ट्स में कोई प्रॉब्लम। अल्टीमेटली जो पॉइंट निकल कर आ रहा है, वो पॉइंट निकल कर ये आ रहा है कि भाई आपको कोई भी आई डिफेक्ट होगा तो वो आई डिफेक्ट अगर वो बाय बर्थ चला हुआ आ रहा है या इनहेरिट हुआ है पेरेंट्स से किसी के अंदर, तो उस केस में तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। बट अगर बाहर से आप अपनी बात करो तो बाहर से आपके पास तरीके हैं, आप अपनी आई की प्रॉपर केयर करो, ठीक है। केयर कैसे हो सकती है? केयर ऑफ आइज़ के लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखना है कि आपको गंदे हाथ आपकी आंखों से टच नहीं करने हैं, राइट। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। केयर ऑफ आइज़ कैसे करोगे आप? केयर ऑफ आइज़ तभी आप कुछ डिफेक्ट्स को रोक सकते हो, ठीक है। कुछ डिफेक्ट्स को रोकने का सिर्फ यही एक तरीका है। अब क्या क्या तरीके हो सकते हैं? वो तरीके हो सकते हैं जैसे कि प्रॉपर एग्जामिनेशन, समय समय पर आँखों को डॉक्टर को चेक कराते रहो। कई बार आपको सिम्टम्स बाद में मिलते हैं, पहले पकड़ नहीं पाते हो और गड़बड़ हो जाती है, फिर लास्ट में ज़्यादा देर हो जाती है, फिर कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। तो किसी भी तरीके के आई डिफेक्ट्स के लिए अगर आपको स्टार्टिंग में ही लग रहा है कि हाँ आपके बच्चे में या आपके घर में कोई भी है उसको कुछ प्रॉब्लम है, आँखों में लग रहा है, ऐसे कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, कुछ डाउट हो रहा है, तो प्लीज़ उसको प्रॉपर एग्जामिन कराओ किसी अच्छे डॉक्टर से। और अगर कोई डिफेक्ट निकल आता है एग्जामिन करने के बाद, उसको इमीडिएटली करेक्ट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप लेना होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है, वाइल रीडिंग द पेज शुड बी हेल्ड एट अबाउट 36 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट 25 है हेल्दी आई का, बट नियर पॉइंट आप 36 सेंटीमीटर कम से कम लेके चलो, ठीक है। कम से कम 36 सेंटीमीटर का नियर पॉइंट लेकर चलो। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो या आपके बच्चे कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उस समय कम से कम 36 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर वो चीज़ रखी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं नियर पॉइंट 25 दिया हो तो आप 25 पे रख कर ही पढ़ोगे, नो, एटलीस्ट उससे थोड़ा तो बढ़ा लो ना, ठीक है। 36 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रीडिंग राइटिंग कुछ भी करो तो एटलीस्ट इतनी डिस्टेंस पर होना चाहिए, ठीक है। एंगल 45 से 70 डिग्री के एंगल पर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस एंगल पर आप चीज़ों को रख कर रीडिंग या राइटिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। डायरेक्ट आपकी आंखों पर स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर लाइट, ये बात भी ध्यान रखना है, प्रॉपर लाइट हो। कम लाइट में, डिम लाइट में आप पढ़ोगे तो ऑफकोर्स आपकी आंखों पर ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर लाइट होनी चाहिए जहाँ भी आप बैठकर पढ़ रहे हो, आपकी आंखों पे किसी भी तरीके का स्ट्रेन नहीं आना चाहिए कम लाइट की वजह से, ठीक है। बेटर कि लाइट लेफ्ट साइड से आए ना कि आपके सामने से, ठीक है। ये कोशिश करो लाइट प्रेफरेबली बोल रहे हैं कि कंपलसरी नहीं है कि आप लेफ्ट में ही रखो, राइट में भी रख सकते हो, बट बेटर है लेफ्ट साइड में अगर आप रखोगे, क्योंकि मोस्टली लोग राइट हैंडिंग
होते हैं तो उस केस में प्रॉब्लम होती है। तो बेटर है लेफ्ट साइड में लाइट होगी, तो उस केस में आपको राइटिंग और रीडिंग में सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ठीक है, नॉट फ्रॉम द फ्रंट, सामने से नहीं। ठीक है, सामने से नहीं। क्लियर। एक बात और हमें ध्यान रखनी है, दैट इज स्मॉल प्रिंट्स। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है स्मॉल प्रिंट्स के बारे में। स्मॉल प्रिंट्स मतलब ऐसी किताबें, ऐसे नॉवल, ऐसी चीज़ें ना पढ़ें जो बहुत छोटे छोटे फॉन्ट साइज हो, जिसमें पढ़ने में हमारी आंखों पर जोर पड़े, किसी भी तरीके का प्रेशर पड़ता है। ऐसे स्मॉल प्रिंट्स वाली चीज़ों को अवॉइड करें, जिससे कि हमारी आंखों में किसी भी तरीके का स्ट्रेन ना हो। ठीक है, आइज़ को प्रोटेक्टेड रखें डस्ट से, स्मोक से, पॉइजनस गैसेस से, एंड नॉट फॉरगेट स्ट्रॉन्ग लाइट से। आपने सुना होगा ये कहा जाता है कि जो वेल्डिंग वाली जो लाइट होती है, वो वेल्डिंग वाली लाइट डायरेक्टली नहीं देखनी चाहिए। उनके लिए स्पेशलाइज्ड चश्मे होते हैं, कवर्स होते हैं, उनके थ्रू वहाँ वेल्डिंग करने वाले लोग भी देखते हैं उसे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपकी आंखों पर ये बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की लाइट डालते हैं, जिससे आंखें प्रेशराइज होकर उसकी सेल्स क्रश होकर डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, फिर आता है कि बाय द वे अगर कोई आई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको प्रॉम्प्टली ट्रीट करना चाहिए। प्रॉम्प्टली ट्रीट करना चाहिए का मतलब है कि कोई भी इन्फेक्शन हो जाए फटाफट से डॉक्टर के पास पहुंचिए। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ आई इन्फेक्शन। कि आई इन्फेक्शन को कैसे हम चेक कर सकते हैं, अगर हो गया है तो कैसे हम उससे बच सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए भी कुछ लाइंस हैं, वो याद रखना। अगर किसी को आई इन्फेक्शन हो गया है, दैट पर्सन शुड हैव सेपरेट हैंडकरचीफ। सेपरेट हैंकी होना चाहिए उसका, ऐसा नहीं किसी भी कपड़े से आंखों को साफ कर लिया। ठीक है, तो सेपरेट हैंकरचीफ होना चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, या उसका टॉवल हो गया या उसका पिलो हो गया, ऐसा कोई भी आइटम है तो उसके सारे आइटम, उसका सारा सामान जो भी वो अपनी आंखों से यूज़ कर सकता है, वो सभी चीज़ें उससे सेपरेट होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलग होनी चाहिए और फैमिली मेम्बर्स उसको यूज़ ना करें, क्योंकि ये भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। अगर आंखों में इन्फेक्शन, आंखें सूजी हुई हैं, कुछ भी है, तो इनको किससे प्रोटेक्ट करना है? शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्लीज और फ्लाइज। किसी भी तरह की मक्खी वक्खी आपकी आंखों पर ना बैठे, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो आपकी आंखों से बैठकर वहां से इन्फेक्शन को किसी हेल्दी आई तक पहुंचा सकती है। सबसे बड़ी बात, जिसको पेरेंट्स लापरवाही में ले जाते हैं, अ चाइल्ड विथ सोर आईज, जिसकी आंखों में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, उस चाइल्ड को सेपरेटेड रखना चाहिए सोसाइटी से। यानी कि स्कूल उसको नहीं भेजना चाहिए, खेलने के लिए उसको नहीं भेजना चाहिए, कुछ समय के लिए उसको घर में ही एक टाइप से आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, जिससे आप उसकी केयर करोगे और उसको बाहर ना भेजने की वजह से औरों की भी अल्टीमेटली केयर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे बच्चे को स्कूल भी ना भेजें या जो भी खेलने की जगह है वहाँ ना भेजें, क्योंकि ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आंखों से एक डिस्चार्ज यानी एक लिक्विड, वाइट कलर का लिक्विड निकलता रहता है। मम्मी क्या करती है कि किसी बच्चे की आंखों से बार बार कोई डिस्चार्ज रिलीज हो रहा है, उसको अपने ही कपड़े से, अपने दुपट्टे से या जो भी उनके पास कपड़ा उसी से साफ कर देती है। प्लीज़ डोंट डू दिस। इसके लिए सेपरेट हैंकी या कोई नैपकिन लेना है। ठीक है, ये भी एक तरीका है जो कि इन्फेक्शन को दोबारा से कॉज कर सकता है और दूसरों में पहुंचा सकता है। ठीक है, आई डिस्चार्ज ऑफ द चाइल्ड should not be wiped off, साफ किया जाना चाहिए by the mother with her clothes।
with her clothes. ओके, ये नहीं किया जाना चाहिए. A separate napkin should be used for this. नैपकिन हो या हैंडकी हो, जो भी अवेलेबल हो, for this, but not by her own clothes. सिर्फ मदर के लिए नहीं बोलेंगे, फैमिली में जो भी मेंबर है सभी के लिए बात है, तो इस बात को याद रखना प्लीज़, बहुत ज़रूरी है. ठीक है. गंदे हाथों से, गंदे कपड़ों से आईज को टच ना करें. आई शुड नॉट बी टच्ड. आई शुड नॉट बी टच्ड with unclean hands or clothes. गंदे कपड़े से या गंदे हाथों से आंखों को टच ना करें. ठीक है, ये बातें याद रखनी बहुत ज़रूरी है. अगर ये याद रखोगे तो आपकी आई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अपना प्रोटेक्शन, अपनी केयर अपने हाथ होती है. आप भी इस बात को समझते हो, तो इस बात को याद रखना भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है. अब एक क्वेश्चन है, उसको भी आपको याद रखना ज़रूरी है. एंड व्हाट इज दैट? व्हाई हैज़ नेचर गिवन अस 2 आइज इंस्टेड ऑफ 1? हमारे पास 2 आँखें हैं. व्हाई नेचर हैज़ गिवन अस 2 आइज. नेचर ने हमें 2 आँखें दी हैं इंस्टेड ऑफ 1, एक की जगह. एक क्यों नहीं है? क्यों ऐसा? इसका रीज़न है भाई. नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारी एक आँख है, हमारी एक आँख का, ह्यूमन बीइंग की एक आँख का जो व्यू होता है वो 150 डिग्री का होता है. यानी एक आँख से 150 डिग्री देख सकती है. ठीक है, जबकि दोनों आँखें एक साथ 180 डिग्री का एरिया देख सकती हैं. तो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग की जो आइज़ का हॉरिजॉन्टल व्यू है वो कितना है? वो 150 डिग्री का. अगर दोनों आंखें होंगी तो 180 डिग्री तक वो देख सकते हैं. दूसरी बात, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सिर्फ एक आंख से तो दुनिया फ्लैट नज़र आएगी, क्योंकि 2D स्ट्रक्चर देख पाएगी, सिर्फ 2D इमेज का फॉर्मेशन कर पाएगी. जबकि 2 आंखों से 3D स्ट्रक्चर बन सकती है, तो साइडवर्ड्स के साथ साथ गहराई या ऊंचाई को भी देखना आसान होगा. इसलिए 2 आंखें हमारे पास हैं. ठीक है. और क्योंकि हमारी आंखें जो कुछ सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होती हैं, तो दोनों थोड़ी अलग अलग, हल्की मामूली से डिफरेंट इमेजेस बनाती हैं एक दूसरे से, जिससे कि अब हमारे ब्रेन का रोल स्टार्ट हो जाता है. ब्रेन क्या करता है फिर? ब्रेन उन दोनों इमेजेस को कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने के बाद एक प्रॉपर इमेज बना कर देगा, एक सिंगल इमेज बना कर देगा, जिसको हम आसानी से देख पाते हैं. ठीक है. तो इसका रीज़न लिख लेते हैं. A human being has a human being has a horizontal field of view of about 150 degree. Of about 150 degree with one eye. And of about 180 degree with 2 eyes. तो पहला डिफरेंस तो आप यहीं समझ सकते हो. ज़्यादा व्यू के लिए ये ज़रूरी है. ठीक है. Thus 2 eyes provide us वाइडर हॉरिजॉन्टल व्यू. ज़्यादा से ज़्यादा देख पाने के लिए वाइडर हॉरिजॉन्टल व्यू. इसलिए हमें 2 आँखों की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है.
एक पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया। एक होगा कि सिंगल आई जो होती है, यानी वन आई जो होती है, वो वन आई से क्या मिलेगा, वन आई से एवरीथिंग विल लुक फ्लैट, फ्लैट विजन मिलेगा। द वर्ल्ड लुक्स फ्लैट। क्यों फ्लैट नजर आ रहा है? 2D इमेजिंग, क्योंकि 2D स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। जबकि टू आई से क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, 3D इमेजिंग होगी। 3D इमेज बनेगी तो वी कैन लुक डेप्थ ऑल्सो, ठीक है। ये डिफरेंस याद रहेगा। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस, ठीक है, कि आपने सुना भी होगा या मैंने भी कई बार अपने लेक्चर में ये बात बोली है कि कुछ लोग होते तो अपनी मर्जी से, ठीक है, अपनी आंखों को डोनेट कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं जब मैं मर जाऊं तो मेरी आंखें किसी को डोनेट कर देना, किसी को हेल्प करेंगे, ठीक है। ऐसा कैसे कह देते हैं भाई, क्यों कह देते हैं? इज इट पॉसिबल? मर गए तो सारी चीजें खत्म, ठीक है, मर गए तो सारी चीजें खत्म, तो कोई अपनी आंखों को कैसे डोनेट करा सकता है? ठीक है, डोनेट करा सकते हैं, डोनर होना चाहिए, ठीक है। वो चाहते हैं, उनमें एक फीलिंग है कि अब हमारी लाइफ तो पूरी हो गई, पर बहुत से लोग ऐसे लाइफ होते भी ना होने के बराबर की लाइफ जी रहे हैं ड्यू टू देयर कलर ब्लाइंडनेस और ड्यू टू देयर ब्लाइंडनेस इशू, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, जो डोनर्स होते हैं उनकी एज, क्यों किस एज के हैं, उनके सेक्स मेल है फीमेल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चाहे वो अपनी आंखों को डोनेट करा सकता है। जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, जैसे डायबिटीज़ है, बीपी का इशू है, एस्थमा है, कोई भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, वो लोग भी अपनी आंखों को डोनेट करा सकते हैं। और जो लोग बहुत लंबे समय से चश्मे लगाए हुए हैं वो भी डोनेट करा सकते हैं। अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है जिनकी भी आय सही है वो अपनी आंखों को डोनेट करा सकते हैं। करना क्या है उन्हें? अपने आसपास में जो भी आई बैंक हो, हर हॉस्पिटल का एक आई बैंक होता है, जो भी आई बैंक हो उसमें जाकर एप्लीकेशन देनी होती है। उसके बाद अगर कभी कुछ हो जाता है तो डॉक्टर्स जब उनका पोस्टमार्टम हो गया, जब उनके डेड होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंचेगी तो उनकी मर्जी की वजह से ही उनकी आंखों को किसी और को डोनेट कर दिया जाएगा। अंडरस्टूड? दिस वॉज ऑल अबाउट द ह्यूमन आई। समझ आ गया? चलिए, बहुत अच्छे। तो ये 2 लेक्चर्स हैं, होप आप इन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो ये आपके और अच्छे से तैयार हो जाएंगे। बाकी भी पार्ट है इसके, वो बाकी लेक्चर्स में हम करेंगे, बट फोकस ऑन इट, ठीक है। दोबारा से इसको ज़रूर सुनिएगा और खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा, इससे बेटर कुछ भी नहीं। ओके, सो ओके, टेक केयर, गुड बाय।